हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। क्या आपका भी सपना है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हम पहली बार में निकालें? चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, चाहे आपका एएलपी हो, चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आगे आपका ग्रुप डी की भी आएगी, तो सभी विद्यार्थियों के लिए आपका ये वीडियो आपका इंपॉर्टेंट है। पहले साथियों आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी के आपके फॉर्म चले हुए हैं, यानी कि 20 तारीख आपकी लास्ट डेट है। इसमें 12th की भी वैकेंसी है और आपकी ग्रेजुएट भी वैकेंसी है। पहले बच्चों यदि हम पिछली बार की बात करते हैं तो पिछली बार आपके कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने नहीं, अब की बार कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, कितने अब तक भर चुके हैं, तो इसका पूरा डाटा हम देखेंगे। किस प्रकार से मैंने आपका एनटीपीसी का एग्जाम आपका निकाला था फर्स्ट टाइम में आपका, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, और किस प्रकार से आप भी आपका एग्जाम निकाल सकते हो ये भी आपके लिए मैं डाटा बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बनेगा पहले साथियों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जितना हो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहले साथियों यदि ध्यान दें कि आपके पिछली बार जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में आपके जो फॉर्म भरे गए थे, आपको पता 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी और 2020 के लास्ट में यानी कि दिसंबर में आपका, यानी कि 25-26 दिसंबर से आपका एग्जाम आपके स्टार्ट हुए थे, और आपके 2021 में यानी कि आपका फर्स्ट फेज आपका मार्च तक चला था, फिर उसके बाद आपका मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे। यानी 2 फेज में आपके एग्जाम हुए थे पिछली बार में। वो आपका CBT 1 था, उसके बाद आपका CBT 2 हुआ था, फिर आपका टाइपिंग वगैरह होकर आपको ज्वाइनिंग हो गई थी। तो इस प्रक्रिया में आपका काफ़ी समय लगा था। यानी 19 में वैकेंसी आई थी तो पहला ही एग्जाम आपका काफ़ी समय बाद हुआ था, तो ये इसका रीजन था। फॉर्म की हम बात करते हैं इसमें 1 करोड़ आपके 25 लाख इसमें फॉर्म थे, 1 करोड़ 25 लाख। इसी के साथ अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी जिसमें 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म था, और ग्रुप डी की एक वैकेंसी 2018 में भी आई थी, उसमें फॉर्म था 1 करोड़ 91 लाख। तो 1 करोड़ 91 लाख ग्रुप डी में फॉर्म था। अब की बार भी यदि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो अच्छे खासा उसमें फॉर्म भरा जाएगा, हो सकता है 2 करोड़ से भी डाटा पार कर जाए उसमें। यानी क्यों? क्योंकि आपको पता है 18 से लेकर के 40 साल तक की एज होती है। जो बच्चे हैं कंपनी वगैरह में काम करते हैं वो सभी बच्चे बढ़ते हैं इसमें, जितने भी बच्चे हैं। लेकिन अब की बार आरआरबी एनटी में पिछली बार आपके 1 करोड़ 25 लाख थे, लेकिन अब की बार ऐसा हो सकता है कि कम फॉर्म भरे जाएं, हो सकता नहीं है। इसका रीजन क्या है आपको पता है, डबल डिग्री वगैरह का इसमें लॉजिक है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने एएलपी का फॉर्म भर दिया, वो इसको नहीं भर सकता, कि मान लीजिए उसने 12th और ITI संगी करी हूँ, या ग्रेजुएशन लेवल और आपका क्या नाम ग्रेजुएट और आपका क्या नाम है ITI संग करी हूँ, तो इसका इसमें सबसे बड़ा झमेला है। तो इस वजह से भी आपका आपकी बार फॉर्म कम है। दूसरा रीजन ये है कि आपकी बार वैकेंसी थोड़ी कम आई है, तो इस वजह से भी आपका फॉर्म क्या हो रहा है, कम भरा जा रहा है। लेकिन साथियों याद रहे एनटीपीसी यानी कि रेलवे की वैकेंसी में आपको यदि यानी कि आपका इसी बार यदि आपको एग्जाम निकालना है तो इसके लिए आपका माइंडसेट अच्छे लेवल का होना चाहिए। यानी कि नॉलेज को साथ साथ है ही है, साथ के साथ आपका माइंडसेट भी आपका अच्छे लेवल का होना चाहिए। यदि मैं आपको यदि अपना रिजल्ट यदि आपको शो कराता हूँ तो मेरे रिजल्ट को यदि आप देखिएगा, तो मेरे रिजल्ट को यदि आप देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी का आपका ये CBT 1 का था रिजल्ट, आपका एक CBT 2 का था। देखिए ये आपका 100 क्वेश्चन आपको होता है CBT 1 में आते हैं। इसमें आपका रीजनिंग की यदि हम बात करते हैं तो रीजनिंग आपका जो आता है आपका 30 क्वेश्चन आते हैं। भाई आपके मैथ के आपको पता 30 क्वेश्चन आते हैं, और GS और जी के आपका 40 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से आपका एग्जाम होता है। पहले साथियों इसमें 2 क्वेश्चन आपके जो कि आपका मैंने इसमें देखे ही नहीं थे, ये था। आगे देखते हैं आपके टोटल वैलिड जो क्वेश्चन है वो कम 99 था, एक क्वेश्चन इनवैलिड था। उस इनवैलिड का नंबर आपको होता है 61 से 62 नंबर हुए मेरे। ये आपका इनवैलिड का जो आपका मार्क्स जुड़ा है वो आपका यहाँ जुड़ा है, या 1 नंबर जो आपका बढ़ा है वो आपका यहाँ पे बढ़ा है। अब आगे आपका देखते हैं, देखो टोटल मैंने अटेम्प्ट जो किए थे वो आपका 73 किए थे। 73 मैंने अटेम्प्ट क्यों किए थे, इसका रीजन ये था कि केवल और केवल मुझको मैथ और रीजनिंग ही 2 सब्जेक्ट आते हैं, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट इसमें से मुझे नहीं आता है। तो मैंने मैथ और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट को किया था। बाकी मैंने GS नहीं की थी, GS में हो सकता है मान लो तो कई लगाया हो मैंने, बाकी GS मैंने नहीं की थी। एक आध 2 क्वेश्चन यदि मुझे आता है तो वो किया था, नहीं तो नहीं किया था मैंने। केवल मैथ और रीजनिंग ही मैंने आपका की थी। अगर आपके यदि आप बात करते हैं तो टोटल मैंने जो करेक्ट आंसर हुए थे वो आपका 64 हुए थे। 73 क्वेश्चन मैंने किए, उसमें 64 क्वेश्चन आपके करेक्ट थे, 8 क्वेश्चन मेरे आपके क्या थे, 8 या 9 क्वेश्चन आपके क्या थे, इनकरेक्ट थे। ठीक, आगे यदि बात करते हैं तो रो मार्क्स आपका मेरा था 61 नंबर का, लेकिन रो मार्क्स का जो आपका नंबर बढ़ता है कि 100 में से फिर आपका रिलेटेड जो आपका मार्क्स होता है वो आपका 62 पॉइंट कुछ था। नॉर्मलाइजेशन जो मुझे मिला था तो 62 से 78, यानी कि 61 के बाद 78 लगाई सीधा, यानी कि आपको लगेगा 17 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो पहले विद्यार्थी ध्यान रखना 17 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्यों मिला था वो ध्यान देना। आपको पता है रेलवे में टोटल 7 प्रक्रिया होती है नॉर्मलाइजेशन लेने की। 7 प्रक्रिया से आपका नॉर्मलाइजेशन मिलता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि प्रत्येक बच्चे को नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, ये नहीं होता है। 7 प्रक्रिया से नॉर्मलाइजेशन मिलता है, जिसमें 3 प्रक्रिया बच्चे के हाथ में होती है कि हम किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन लेंगे कंपनी से। 3 प्रक्रिया उसके हाथ में होती है। ये रेलवे में है ना, तो आपका SSC में है ना, किसी में भी है, किसी भी प्रक्रिया में नहीं है, ये केवल रेल में होता है। इस प्रकार से 7 प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। इसमें 3 प्रक्रिया बच्चे के अंदर होती है कि बच्चा खुद प्रकाश लेता है, 4 कंपनियां अपने अनुसार करती हैं। जैसे किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नॉर्मल है, ये कंपनी का नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी शिफ्ट का एवरेज नॉर्मलाइजेशन आपका क्या नाम है, एवरेज मार्क्स कम है ज़्यादा है, वो आपका किसके अनुसार करेगा, आपका कंपनी अनुसार करती है। कोई शिफ्ट में मान लीजिए होशियार बच्चे बैठे, कम बच्चे बैठे, ये आपके ऊपर नहीं कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके ऊपर डिपेंड क्या करता है कि आपने कोर्स सब्जेक्ट क्या बनाया, कैसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी आपकी क्या रही है, ये आपका रेलवे इसमें मेंशन होती है। तो मुझे इतना नॉर्मलाइजेशन जो मिला था, और मुझे प्री में आपका 17 का था और मेंस में आपका 19 नंबर का नॉर्मलाइजेशन था, ये ध्यान रखना। टोटल आपके जो मेरे मार्क्स जो आपके बैठे थे वो आपके 65 थे।
65 थे और 65 में मुझे 19 नंबर का आपका नॉर्मल सम आता था, तो 84 आपके मेरे मार्क्स हो गए थे, जो कि मैंने आपका CBT 1 और CBT 2 आपका मैंने दोनों ही आपके निकाले थे। केवल फाइनल में बार हुआ था क्योंकि आपका टाइपिंग थी, उसमें टाइपिंग नहीं हुई थी वजह से, तो इस वजह से मैं आपका बार हो गया था उसमें। अब आ जाइए इसमें, ये आपके हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब नॉर्मल सर मिला क्या होता है 17 नंबर का वो समझ लीजिए, क्योंकि मैंने मैथ और रीजनिंग किया था। और साथ ही ध्यान रखना, मैथ और रीजनिंग यदि बच्चा पूरा कर दे अच्छे लेवल से, आपको भी पता है, जैसे देखो एक रीजन आपके लिए मैं समझाता हूं, उस रीजन को समझने का प्रयास करना कैसे मिलता है नॉर्मल सम। जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट है आपके, मैथ और रीजनिंग। अब 2 सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैथ आपको पता है गर्ल्स का कमजोर होता है, गर्ल्स का क्या है कमजोर है, और बॉयज का क्या भैया जी बढ़िया होता है कि अच्छी लेवल का होता है। अब आपको पता है परसेंटेज बढ़ गया, यानी कि मान लीजिए फॉर्म भरे गए 3:2 में, तो आप एक चीज देखिएगा, गर्ल्स का कमजोर है तो यानी कि एवरेज मैथ में गर्ल्स का कम बन रहा है, बॉयज का ज्यादा बन रहा है। और यदि आप बॉयज में भी हैं तो आपको पता है आपका परसेंटेज वैसे भी ज्यादा है, और यदि आप पूरा ही मैथ कर आए तो आपका एवरेज कहां से कहां पहुंच गया। जीएस में नहीं होता है, जीएस में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 20 क्वेश्चन भी किए, तो ज्यादातर एवरेज होता है कि 20-20 क्वेश्चन यदि सभी बच्चे कर ही रहे हैं, ये सभी का एवरेज होता है। मान लो रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो किसी ने भी नहीं किया, वो यदि आप कर आए, मान लो मैथ में कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा एडवांस का, यदि अर्थमेटिक का कोई किसी ने भी नहीं किया, आप उसे कर आए, तो आपको उसमें नॉर्मल सा मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको सब करके आए, आप गलत कर आए, तो आपके नंबर नेगेटिव हो जाते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नॉर्मल सम। पॉजिटिव कब मिलता है, पॉजिटिव तब नॉर्मल सम मिलता है जो क्वेश्चन सभी के गलत हो, आपका सही तो पॉजिटिव में बढ़ा चला जाएगा, पॉजिटिव मिलता ही मिलता जाएगा आपको। और यदि मान लो सभी ने गलत किया, आपने सही कर दिया तो पॉजिटिव मिलेगा, और सबने सही किया आपने गलत कर दिया तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, ध्यान रखना। यानी कि नेगेटिव तो उसकी कटेगी कटेगी, साथ में नॉर्मल से भी नेगेटिव में चला जाएगा, तो एक इसकी प्रक्रिया होती है। बाकी मैंने नॉर्मल से की वीडियो बना रखी तो उसको आप देखिएगा। अब साथियों हमें किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, कैसा हमें फॉर्मेट रखना है कि हम मैथ को किस प्रकार से पढ़ें, रीजनिंग को किस प्रकार से पढ़ें, तो उसके लिए समझने का प्रयास किया एक बार में। देखो एक बार में आपका मैथ हो चाहे आपका रीजनिंग हो, एक बार में आपका एग्जाम निकलेगा, ये ध्यान रखना, ये वादा है मेरा, क्योंकि आपके जितने बच्चे आपका सिलेक्टेड हुए हैं, तो मैथ और रीजनिंग के लिए हमारा संस्थान बहुत ही ज़्यादा आपका जाना जाता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे आपका ऑनलाइन हो। देखिए साथियों, मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है ये। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या है, इसमें आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एक बैच है सभी एग्जामों के लिए आप अवेलेबल रहेगा, चाहे आप रेलवे के कर रही हो, आगे आके मान लो आप एसएससी का देंगे उसके लिए भी अवेलेबल रहेगा, आप बैंक का देंगे उसके लिए भी अवेलेबल है, यानी कि सभी एग्जामों के लिए आपका अवेलेबल रहेगा। चाहे यूपीएससी दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, एनी एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए आपका ये बैच आपका अवेलेबल रहेगा। इस बैच की खासियत यह है कि इसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर की रहेगी, 1 ईयर, और 1 ईयर की वैलिडिटी इसमें, और कम से कम यह बैच आपका 6 से 7 महीने आपका चलेगा, रेगुलर इसमें क्लासेस चलेंगी रेगुलर। देखो साथियों इसमें याद रहे, ये ऑफलाइन बैच रहेगा, ऑफलाइन बैच ही आपका लाइव चलेगा, यानी कि पे एप्लीकेशन पे, इसकी यूट्यूब पे आपको डेमो मिल जाएंगे। ये आपका ऑफलाइन क्लास है, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ाते हैं वही सेम क्लासेस आपका किसमें चलेगा, ऑनलाइन में चलेगा। जो आपका ऑफलाइन का आपका ये क्लास चल रही है वही सेम क्लासेस किसमें चलेंगे, आपकी ऑनलाइन में चलेंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए हमने रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक पढ़ाया, तो मान लीजिए मैंने कैलेंडर में 7 क्लास ली, तो 7 क्लास मैंने कैलेंडर में ली ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में मैं 7 में खत्म कराया कैलेंडर, रखना, तो 7 क्लास मैंने ऑफलाइन में खत्म कराया कैलेंडर। अब 8वीं क्लास में एक लैब लूंगा आपके लिए, लैब तो सभी चलेंगे, एक मैं चैट वाली क्लास लूंगा कि जिसमें आपको मैं चैट पढ़ूंगा। वह क्लास में मैं आपको पूछूंगा कौन सा आपका डाउट है, क्या आपको डाउट रहा है, किस चैप्टर में कैसा रिलेटेड डाउट है, सभी आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, यानी कि एनी क्वेरी। आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9557807448 पे किसी भी डाउट के लिए। साथ ही ध्यान रखें एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस विद नरवाल सर। एप्लीकेशन पे साथियों यह आपके लिए ऑफर है कि आपके लिए 20, 21, 22 और 23 3 दिन तक के लिए आपका ऑफर है। 21 तारीख यानी कि मंडे से आपका बैच स्टार्ट होगा, 4 दिन के लिए आपका ऑफर है 20, 21, 22, 23 कि बैच मात्र और मात्र 99 में मिलेगा, सभी बच्चों के लिए मिलेगा। मैथ और रीजनिंग दोनों का बैच मिलेगा, इसमें ध्यान रखना। अब बात आती है किस बुक से पढ़ेंगे, तो बुक का भी डाटा हम आपको एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री डाटा देंगे, बिल्कुल टेंशन न लगे, पीडीएफ के तौर में आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा वो आपका डाटा, आप उसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। इसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, पीडीएफ और क्लास नोट्स देंगे, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वो भी नोट्स देंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगे, डेली के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सेशन अवेलेबल रहेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आपको प्यारे बच्चों पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आपको उसमें कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इसको यानी कि डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। यदि कोई भी डाउट होता है तो मान लो चलो आपने बैच खरीद भी लिया, आपको पसंद भी नहीं आया, तो आप हमें कॉल कीजिएगा, एक बार में आपको हम रिफंड भी करा देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समय में ना आए, क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ाते हैं। यदि मान लो एग्जाम भी आप यदि आपका जल्दी आ गया तो एक एक दिन में आपके हम 2-2 क्लास लगा देंगे एक एक सब्जेक्ट की। ठीक प्यारे बच्चों, भरोसा रखिएगा, आपके मेरे मैथ और रीजनिंग में आपके 30 में से 30 आपके क्वेश्चन आपके क्या हुए थे, सही हुए थे, इस वजह से आपका मुझे नॉर्मल सेस में मिला था। और पहले बच्चों ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है आपकी बार जॉब लेने का, क्योंकि इस बार आपकी बार फॉर्म आपके कम भरे जाएंगे, इस वजह से आप इसमें पहली बार में आपका क्या नाम है जॉब ले सकते हो।
चैप्टर वाइज हम इसमें आपको पढ़ाएंगे किस प्रकार से आपको जॉब लेनी है, किस प्रकार से नहीं लेनी है, सभी आपको क्लास में बनवाए आपको हम बताते जाएंगे। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मेन मोटिव ये भी होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, ये भी आपको प्यारे बच्चों आना चाहिए। यदि ये आपको नहीं आता तो आप उसमें कैसे भी आपका महारत हासिल नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथियों, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बता दिया कि भाई फॉर्म आपके यहाँ कम बढ़े गए हैं, तो अच्छे लेवल से आप तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम पहली बार में ही निकलेगा, आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैथ रीजनिंग की आगे गारंटी मैं लूंगा कि मैथ रीजनिंग में आपके 30 में से 30 क्वेश्चन, मैथ में 30 में से 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में, ये आपके आउट ऑफ में से आउट ऑफ आपके बिल्कुल सही होंगे, गलत कैसे भी नहीं हो सकते। यह बैच आपका प्री और मेंस दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। फाउंडेशन बैच रहेगा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो, A to Z बैच, यानी बेसिक टू एडवांस बैच रहेगा। प्रैक्टिस सेशन आपके यूट्यूब पे चले हुए हैं। आपका रीजनिंग का आपका 9 बजे से 10 बजे तक आपका रात को डेली होता है आपका यूट्यूब पे आपका। तो यूट्यूब भी आपका सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेगा, सब्सक्राइब नरवाल सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा। चलिए साथियों, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9557807448 पे। चलिए साथियों, यहाँ तक धन्यवाद। बापट्टे के गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।